हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, मैंने आर्ट एंड कल्चर के 3 क्लास चला दिए हैं, जिसमें आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता, वैदिक ऋग, वैदिक अथर्ववेद, सामवेद और अन्य वेदों के बारे में जितनी अच्छी जानकारी दी है और वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। जितने लोग नए हैं वो खासकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने चैलेंज भरा आप लोगों के प्रति समर्पण भी दिया है। इससे ज़्यादा डाटा आपको वनडे एग्जाम के लिए वन लाइनर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग नए हैं जरूर 10 मिनट आप उस पर एक बार फोकस करिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कई बुकों के नहीं, पूरे महासंग्रामों का संग्रह करके आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है और बहुत अच्छा आप लोगों ने उस पर क्या नाम है फोकस भी किया है। बहुत बच्चों ने नोट्स भी बनाया, चेक भी कराया, पीडीएफ फाइल लेके फोटोकॉपी भी कराया है। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यह बात यदि जितना जल्दी समझ लें वो बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। मेरे सेंटर से 2 बच्चों का नहीं, 1 बच्चों का SSGD में हुआ है और वाकई में उस बच्चे ने क्या कमाल किया है। आप लोगों को जल्दी ही आगे सामने रूबरू होने का मौका मिलेगा। लेकिन जिंदगी में कुछ भी करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि बस आप आए और तैयारी शुरू कर दिए, बस तैयारी हो गई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन पाने के लिए बहुत बहुत जद्दोजहद एक एक पॉइंट के लिए लड़ना पड़ता है। तो इन बातों को समग्रता से मैं समाप्त करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य और अशोक के शासनकाल के बारे में। फिर आप लोगों के इसी प्यार मोहब्बत इकरार का बना रहा ऐसे ही, तो फिर आगे भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री के बाद आप लोगों का मॉडर्न इंडिया के बाद जो भी और भी सब्जेक्ट हैं अकॉर्डिंग आपको बताते रहेंगे। जितने लोग लाइक नहीं किए एक बार जबरदस्त लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर से एक बार पढ़िए। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यदि नहीं होता तो जल्दी से अपना रास्ता बदल लीजिए और बातों ही बातों में लगे रहिए। शायद मुझे लगता है अचीव कर जाएं आप बात करने में। तो बात ध्यान रखिए। यहाँ पे चलते हैं मौर्य वंश। इस वंश के नाम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। वैसे आप लोगों को इसके पीछे कई तथ्य हैं। राम शरण शर्मा है जो प्राचीन भारतीय का प्रारंभिक भारत की ऐसी कुछ बुक है उनकी, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन मैं फोकस कर दूं, आप यदि गोरखपुर के हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यह गोरखपुर के क्षत्रिय कुल वंश में मौर्य आते थे, उन्हीं से इनका माना जाता है। वैसे ये एथेंटिक नहीं है, बस ऐसी परिकल्पनाओं के साथ सजोया गया है। कई ऑथरों और इतिहासकारों का ऐसा इस पे मतभेद है, लेकिन गोरखपुर से इनके मौर्य वंश को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कौटिल्य का नाम सुना होगा। नंद वंश का नाम सुना होगा, जिसको घनानंद होगा। घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, जिसमें कौटिल्य या जिसको चाणक्य कहते हो, अर्थशास्त्र की बुक लेखक जो हैं उनकी बहुत ज्यादा क्या रही है, इस वंश को स्थापित कराने में कृपा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। इन तथ्यों को आगे जानकारी में अपने सजोते चलिएगा। चलिए बता दिया आप लोग। हाँ, ये कब की बात है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद को हराकर 323 ईसा पूर्व में वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दिया था। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस पुस्तकों के 15 अभिकरण मतलब 15 खंडों में विभाजित की गई है। आगे बढ़ते रहेंगे। देखिएगा, जहाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को छोटा लगेगा वहां पे मैं जूम करते रहूंगा, तो इससे आप लोग परेशान और तो उत्साहित मत हो जाइएगा सर, बार बार डिस्टर्बिंग होगा, ठीक है ना। चलिए, मौर्य का मैं फिर से बता दूं, इस कंटेंट के बाद यदि आपको कोई कंटेंट पढ़ना पड़ जाए, इस वीडियो पे जो चाहिएगा वो लिख के चले जाएगा। मैं इतना ज्यादा आप लोगों को ओपनली छूट दे रहा हूँ और ओपनली चैलेंज भी दे रहा हूँ। इससे ज्यादा डाटा आपको पढ़ने की ना आवश्यकता है और ना इससे ज्यादा डाटा है। मौर्य काल की राजनीतिक स्थिति, राज प्रबंध की जानकारी हमें प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में ही मिलती है, यह भी बात पता है। विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। 2 बात देखिए, यहाँ ध्यान रखिए। सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक कौन है और कौन से वंश के समापन के बाद और कौन से राजा के बाद इसकी स्थापना की जाती है। तो आप लोगों को इनकी एथेंटिक विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अर्थशास्त्र से मिलती है।
और विशाखदत्त से मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त का। मुद्राक्षस पर टुंडी राज द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी? मुद्राक्षस पर टीका। बेटा टीका होता है, उसका विस्तृत तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं उनपे संक्षेप एक प्रकार का टीका लिखा जाता है। तो टुंडीराज ने उस पर एक टीका लिखा। चंद्रगुप्त के मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार बनता है। उसका पुत्र कौन? देखिए चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद कौन बनेगा? बिंदुसार। वैसे देखिए कहना चाहें तो आप लोगों को पता होगा घनानंद के बाद मौर्य वंश के बाद बिंदुसार का ही राजा अशोक आएगा, लेकिन आगे पढ़ने को मिलेगा। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व शासक बनता है। मेगस्थनी के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेगस्थनी के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा मौर्य शासन काल में नहीं चालू थी, यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय तो मतलब समझ रहे हैं, संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। ज्यादा डेप्थ में जानकारी देने की कोशिश नहीं करेंगे, विस्तृत चर्चा करने के लिए नहीं है। विस्तृत जानकारी लेने के लिए यहाँ पे यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम को आपको नहीं देना है। मैंने पहले ही कमेंट कर दिया, वन लाइनर एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम हो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ता है, तो वहां पे हाइपोथेटिकल दिमाग और लॉजिकल बेस्ड दिमाग और समराइजेशन जैसे और डाटा एनालिसिस पे ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता है। आप उनके तथ्यात्मक रूप को जानकारी न देके विस्तृत रूप से कार्य पद्धति पर विशेष ध्यान देते हैं। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बनता है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम राज्य के सप्तांक सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, मित्र और दंड की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम राज्य के, देखिए अर्थशास्त्र में राज्य के शासनिक व्यवस्था चलाने के लिए सप्तांक मतलब 7 सिद्धांत मिलते हैं। और उस राजा होगा, एक आमत्य होगा, जनपद होगा, कोष होगा, दुर्ग होगा, मित्र होगा, दंड होगा। देखिए एक राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए इतनी आवश्यकता है, तो एक सफल व्यक्ति होने के लिए दंड आवश्यकता है कि नहीं है, रूम आवश्यकता है कि नहीं है, धन आवश्यकता है कि नहीं है, और उसको राजा की, देखिए राजा बनने के लिए राजा की तरह दिखना पड़ेगा, और एक विद्यार्थी बनने के लिए विद्यार्थी जैसे गुण लक्षण दिखने चाहिए। अन्यथा पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ रहे हैं, राजा बनने के लिए सभी दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, गुण जब तक नहीं होगा तब तक समावेशीय शिक्षा का विकास नहीं हो पाता। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान करने वाले विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। देखिएगा सैंड्रोकोटस, बेटा सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान करने वाले विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। प्लूटार्क, बेटा देखिएगा प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। देखिए सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में कौन कौन वर्णित किया? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस का के रूप में पहचाना किसने? विलियम जोन्स ने। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया गया। यह बात तथ्य रूप से ध्यान रखिएगा, और इन तीनों वैज्ञानिक का नाम भी याद रखिएगा, जिससे आप देखिए ये सब प्लूटार्क, एरियन, विलियम जोन्स, ये सब ऐसे विद्वान हैं जो भारतीय संस्कृत का बहुत गहनतम और चीनीय संस्कृत की बहुत गहनतम और यूरोपीय संस्कृत की गहनतम चिंतक के रूप में अध्ययन करके एनालिसिस करके इन्होंने आगे लाने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि जैन एवं तमिल साक्ष्य से भी होती है। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बच्चे का नाम उनके बच्चे का नाम मतलब उनका पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था, और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। अशोक के शासन काल में क्या हुई हो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मौर्य काल में मौर्य वंश को क्या क्या कहा गया, प्लूटार्क, एरियन ने भी क्या कहा है और विलियम जोन्स ने क्या कहा, यह बात पता होना चाहिए। साप्तांग सिद्धांत था जिसमें जनपद, दुर्ग और आमत्य, राजा, मित्र और दंड, ये सारे बातें जानकारी होनी चाहिए। देखिए प्रमुख भारतीय राजा, उनकी उपाधि क्या होती थी? बिंदुसार अमित्र घातक उपाधि उसको मिली थी। अशोक को प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, अशोक वर्धन इसको उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को कविराज, अप्रतिरित, पर भागवत
और ये क्या है, पर भागवत की बात क्या है, पर भागवत भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य परम भागवत कहा जाता है। परम भागवत के चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और क्या कहा जाता है, परम भागवत कहा जाता है। महाराजा अधिराज किसको कहा जाता है, प्रथम को। हर्षवर्धन को शिलादित्य परम भट्टारक और कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता है। ये सब बातें याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। देखिए अभी तक आप लोगों ने क्या क्या जानकारी, बिंदुसार के बारे में जानेंगे तो बिंदुसार का शासनकाल व्यवस्था, बिंदुसार के बाद नंद वंश का शासन व्यवस्था, घनानंद परमानंद, इस सब की विशेष जानकारी रखनी। बाई लाइन है, वन लाइनर है, आपके पेट उत्तर प्रदेश पुलिस एंड अदर वन इंडे एग्जाम के लिए, तो ये बात याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा यदि चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जाए तो महानायक के रूप में, महानतम के रूप में और श्रेष्ठ के रूप में अशोक की शासनकाल व्यवस्था सबसे ज्यादा रही है। अब मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का व्यवस्था नहीं बताएंगे, 30,000, 1 लाख, 6 लाख उनके हाथ सवार थे, वो पूरे भारत पे राज्य किया था। ये सब बातें एक्चुअली क्रिटिकल एग्जामिन में आता है, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। 273 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक यही था, यह बात याद रखिएगा। अशोक का वास्तविक राजा अभिषेक कब हुआ था, यह भी डेट याद रखिएगा। अशोक के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में और अन्य जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यदि आपको तथ्यात्मक रूप से देखा जाए ना तो इनके बारे में कुछ भी यदि आपको डाटा मिले तो उसको तुरंत कलेक्ट करके रख लिया करिए। चलिए, अशोक का वास्तविक राजा अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक सम्राट कब बना था, 273 में। अशोक 73 और 69 बातें याद रखिएगा। कितने साल का गैप है, 4 साल का गैप है, तो ये सब बातें याद रखा करिए। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ये भी बात आप लोगों को उपाधि से इसको नवाजा गया है। राजा अभिषेक सम्राट बनने से पूर्व अशोक कहाँ था, तो राजा बनने से पहले उज्जैन का नाम सुना होगा आपने, वहां का राज्यपाल था। शासक व्यवस्था ही के रूप में एक राज्यपाल का काम तो शासक ही है। और अशोक जब राजा नहीं था तो उससे पहले कहाँ था, तो उज्जैन में था। उज्जैन का क्या था ये, तो राज्यपाल था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। देखिएगा, यदि शिलालेख की बात की जाए, देखिए सर्वप्रथम वाली बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कट में दिमाग में बैठा के चला करिए। भारत में शिलालेख प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो अशोक ने ही किया था। अभिलेखों में अशोक के देवानाम प्रिय और देवानाम प्रिय यदसी नामक से संबोधित किया गया। देखिए, अभिलेखों को देवानाम प्रिय नाम से अब संबोधित किया गया। अभिलेख को देवानाम प्रिय नाम से संबोधित किया गया। यदि पूछा जाए कि देवानाम प्रिय से संबोधित किसको किया जाता था, तो वह अभिलेखों को किया जाता था। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में था। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष, देखिएगा 8 वर्ष पूर्व, बेटा 8 वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। वैसे ये पहला युद्ध था इसका, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने कलिंग के विजय पर प्राप्त किया था। देखिए, अब एक बात यहाँ पे और गौर से समझिएगा, अशोक ने कलिंग पे जो भी कुछ आक्रमण किया बात सही है, लेकिन कलिंग पे विजय जब प्राप्त किया था तो कौन से शिलालेख में है, तो वह 13वें शिलालेख में है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राज अभिषेक के कितने वर्ष के बाद किया था, तो राज अभिषेक के 8 वर्ष बाद किया था। और कौन सी ईसा पूर्व थी, तो 261 ईसा पूर्व थी। बात समझ में आ गई। कलिंग के विजय प्राप्त किया तो कौन से शिलालेख में प्राप्त किया, तो वह 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्भा घोष को, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, और आप लोगों को तो पता ही अशोक के बारे में बताना और पढ़ना बहुत अच्छी बात तो है ही है, लेकिन सवाल के बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले स्कोप यहीं से है। कलिंग जब युद्ध हुआ के पश्चात बेटा बाद भेरी घोष को त्याग दिया। किसने त्याग दिया, देखिए यहाँ पे देखिएगा, भेरी घोष को त्यागा और धम्म घोष को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक भगवान शिव का उपासक था। देखिएगा,
यदि पूछा जाए बौद्ध धर्म तो कलिंग युद्ध के समय उसने अपनाया, वैसे अपनाने के लिए बहुत पहले भी अपनाया था, उनकी बातों को और उनकी चीजों को बहुत गौर से समझता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इसमें हृदय बहुत जल्दी दहल गया था उस युद्ध से, तो वो परिवर्तन हो गया था, उस समय की बात है। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। बौद्ध धर्म से पहले अशोक किसका उपासक था? तो वह भगवान शिव का उपासक था, ठीक है ना। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को, देखिएगा उपगुप्त है बेटा, यह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने दिया था। कौन से घोष को त्याग कर कलिंग युद्ध के बाद कौन से घोष को अपनाया? तो भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को उसने अपना लिया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग धीरे धीरे बहुत काफी इंटेलिजेंट होते जा रहे। ओहो हो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, गलती से दब गई बटन, कोई बात नहीं, आ जाएगा। सारा कुछ वहीं से स्टार्ट होगा एकदम बिल्कुल। इसमें यही थोड़ी सी तंगी होती है कि कुछ भी दब जाता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी आ गया। चलिए, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। गुड, चलिए इधर आ गए, फिर इसको हम इधर करते हैं। देखिए, अशोक का उपगुप्त जो थे उसके कौन थे? भिक्षुक ने ही अशोक धर्म को गुरु के रूप। अशोक के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था बेटा। क्या नाम? शुभद्रांगी था। क्या नाम था उनके माता का नाम? शुभद्रांगी था। अशधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। देखिएगा, अशधिमित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। कई पत्नियां थी भैया, दुद्दू पत्नी है, राजा है तो कई पत्नियां होंगी इसके। अशोक की एक अन्य पत्नी नाग देवी से महेंद्र पुत्र और संघमित्रा पुत्र का जन्म हुआ था। देखिएगा, अशोक की एक पत्नी थी जिसका नागदेवी नाम था, तो नाम है, समझ लीजिएगा, इनका नाम है नाग था। तो इनसे एक पुत्र हुआ था, महेंद्र पुत्र हुआ था और संघमित्रा पुत्री हुई थी। देखिए, यह पुत्र है और यह पुत्री है। संघमित्रा क्या है? पुत्री का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म। अच्छा, ये बताइएगा, संघमित्रा के पिताजी का क्या नाम है? संघमित्रा के पिताजी का क्या नाम है? तो उनके पिताजी का नाम अशोक है। उनके माता का नाम क्या है? नाग देवी। महेंद्र पुत्र किसके पुत्र थे? तो अशोक के थे। उनके माता का नाम क्या था? नाग देवी था। देखिएगा, यहाँ पे अशधिमित्रा और कारुवाकी नाम नहीं आएगा क्योंकि इनकी कई पटरानियां थीं। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये जो संघीय है ना, मुझे लगता है इन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं श्रीलंका का नाम मुझे दिखाई देता है, बट ऐसा मुझे साक्ष्य कहीं मिला नहीं है। मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है। संघ क्षेत्र से यहीं से लिट्टन का नाम सुने होंगे, एलटीटी का नाम सुना होगा, तमिल का नाम सुना होगा। कुछ ऐसी बातें मुझे वहाँ के जो संघ और लिट्टन, एलटीटी और श्रीलंका का जब 1967 में युद्ध हुआ था, उसी को लेके 1979 में बगावत हो गया था। तो उसी समय क्या नाम है, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या तो सिखों के द्वारा की गई थी, लेकिन जो राजीव गांधी की हत्या हुई थी वो श्रीलंका और तमिलों के बीच के विवाद को लेकर किया गया था। तो मुझे लगता है संघमित्रा यहीं से, वहाँ एक कास्ट भी है, लेकिन बट मुझे पूरी जानकारी इसके विषय में नहीं। अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत। देखिए, अशोक के धम्म की एक एक चीज आपको एक एक लाइन डिफाइन मिलेगा। अब ये क्या होता है ना, लोग लिखवा देते हैं और एक्के में खचर पचर, जो याद आ गया वही लिख देंगे, जो आ गया याद वही लिखवा देंगे, जो याद आएगा पहले बता देंगे। लेकिन मैं देखिए एक सिस्टमेटिक से उठे हैं। पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले कौन शासक था? तो घनानंद था, नंद वंश का वह राजा था, उसको समाप्त किए। तो ये चौड़गुप्त क्या नाम है, चाणक्य अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के बाद आप लोगों को मुद्र राक्षस में भी साक्ष्य मिला, वहां से पता चला।
और इनके सारे क्रियाकलापों के बारे में। फिर बिंदुसार की बात आई, बिंदुसार के बाद अशोक की बात में आई, अशोक ने धर्म को कब बनाया, कली के विजय क्या हुई, ये सब सारी बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? बड़ों का सबसे पहले आदर किया करिए। क्या करें? बड़ों का आदर किया करिए। छोटे के प्रति उचित व्यवहार करिए। छोटे के प्रति उचित व्यवहार करिए जो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा व्यवहार आप उनके साथ करिए, जो उसके जीवन के लिए उचित हो वह व्यवहार मत करिए, जो उसके जीवन के लिए अनुचित हो ऐसा व्यवहार करता है तो आपको पता चल गया वह पाप से ज्यादा कम पुण्य कमा रहा है। मैं उल्टा जानबूझ के बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा जानबूझ के बोल रहा हूँ। जो देखिए, जो बच्चा गलती कर रहा है उसको एक सीनियर मतलब बड़ा भाई या बुजुर्ग या कोई भी हो डांट नहीं रहा है तो उससे ज्यादा घातक पाप वो कर रहा है। यदि बच्चों को समझा नहीं रहा है उससे ज्यादा घातक पाप वो कर रहा है। खैर, मानने या ना मानने की बातों को यदि उचित और अनुचित पे रखा जाए तो मुझे लगता है यह व्यवहारिक ज्ञान में आपके ज्ञान को नीचा कर देगा। इसलिए आप अपनी ड्यूटी और उत्तर, देखिए एक सेना नायक है, वो अपनी ड्यूटी बंद कर दे तो देश पे बहुत बड़ी विकट आ सकती है। यदि अपनी ड्यूटी करे तो लोग उससे बगावत करते रहते हैं, हर क्षण हर मात्रिक डीएम साहब से रोजाना झगड़ा, डीएम साहब के कॉलर फाड़ देती हैं, रोजाना झगड़ा चलता रहता है, कुछ बगावत होती रहती है। तो आप जितना उचित ड्यूटी करेंगे उतने अनुचित आपको बनना पड़ता है। चलिए, सत्य का भाषण दिया करिए। हमेशा व्यवहारिक रूप से भाषणों को उचित अनुचित ठहराने पर मत रहिए। देखिए, कहने का तात्पर्य है व्यवहारों को उचित अनुचित पे मत ठहराए, व्यवहारिक परिभाषा के रूप में। जो सत्य है उस बात को सत्य माना करिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। मानना ना मानना, कुछ लोगों में मैंने देखा वो सोचते हैं हमारा के जना खराब ना हो जाए हम बोल देंगे। अरे उससे बड़ा पाप और शराब आप सामाजिक रूप के संगठन व्यक्ति, एक बड़ा बढ़िया भगवान सरस्वती माता ने क्षमता दिया, आप नहीं बोल रहे हैं तो भी आपके लिए वो बहुत बड़ी विकट समस्या है। अहिंसा का मतलब होता है कि आप तो समझ ही सकते, अ का मतलब नहीं, हिंसा नहीं। दान देने की आदत डालिए, दान में शिक्षा भी होती है, ज्ञान भी होता है। अब दान देने को लोग कहते हैं बे यार ऐसा नहीं होता, सब ज्ञानी है। अरे भैया सब ज्ञानी है, अब हमारी तरफ से हमने उचित ज्ञान दिया वो कूड़े करकट में फेंक दे और हमने ध्यान दिया वो शराब पी ले, तो हम उसको सुधारने के लिए परेशान रहेंगे तो शायद लगता है कि मेरी ज्ञान उसके ज्ञान के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती। सत्य पे हमेशा टिके रहिए, पवित्र जीवन बिताने की हमेशा कोशिश करिए, शुभ कर्म करने की बात करिए, धर्मशीला सहनशीलता बनने की कोशिश करा करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रमुख अभिलेख कौन कौन थे? अशोक के 3 अभिलेखों में बांटा गया, एक शिलालेख हो गया, एक स्तंभ हो गया, एक गुहा लेख हो जाएगा। देखिए फिर से बोले, अशोक के अभिलेख थे और उसके 3 अभिलेख थे, 3 भागों में बांटा गया। एक तो शिलालेख था जो सबसे पहले अशोक ने ही चलवाया, स्तंभ लेख था और गुहा लेख था। शिलालेख में अशोक के धार्मिक धर्म के नियम, अहिंसा, नीतियों के विषय पे लिखा गया। अच्छा, मैं मार्कर ले लेता हूं जिससे आप लोगों को बड़ा आनंद होने का मिलेगा। जहां जहां पे दिखेगा हम हाईलाइट कर दिया करेंगे। देखिए, एक शिलालेख हो जाएगा बेटा, देखिए एक शिलालेख हो जाएगा। इसमें कौन कौन से धार्मिक यात्राओं से, अब आप ज्यादा याद करने की कोशिश मत करिएगा। शिलालेख में देखिए, पहले फिर से सोचिए, अशोक के कितने अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला शिलालेख। शिलालेख किससे संबंधित है? शिलालेख सर धार्मिक यात्रा, मतलब जब धार्मिक यात्रा जुड़ गई है तो वो हर बात आ जाती है जो मानवता के संरक्षण की बात। देखिए, धर्मित धारण वही योग है जो धर्म मानव के संरक्षण, मानवता के संरक्षण। देखिए, मानवता में डिफरेंट है, बहुत ज्यादा आसमान धरती का अंतर है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? तो बृहद मतलब बड़ी शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 शिलालेख है। 8 विभिन्न स्थलों जैसे सहा, वाजनगढ़ी हो जाएगा, मानसहेरा, गिरनार हो जाएगा, धौली, कालिसा, जौगढ़, सोपारा तथा एट गुटी से प्राप्त होता है। तो इस बातों को छोड़ दीजिए, इतना ज्यादा याद करने की याद जरूर नहीं थे, लेकिन बस ये याद रखिएगा बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? तो वह 14 है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ाएं। चलिए, गिरनार, कालसी और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा का नाम सुना होगा आप लोगों ने,
ब्रह्मा से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। आप मानने को तैयार हों या न हों, लेकिन शास्त्र और शास्त्र मनगढ़ंतों और इतिहासकारों का ऐसा मानना है, आप भी मान लीजिए। बस दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 पाषाण स्तंभों पे आधारित है। ये भी बात याद रखिएगा। दीर्घ स्तंभों के लेखों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 7 है, 6 लेकिन पाषाण स्तंभों पे लिखी गई है। प्रयाग स्तंभ लेख प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित है, जिसके बाद यह अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित किया था। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार है और जो महाराष्ट्र सरकार है, इन्हीं बातों का बहुत पूरी तरह से खंडन करती हैं और इसी को बात को लेके आजकल ज्ञानवापी का भी नाम चर्चा में चल रहा है और इससे पहले अयोध्या जी का नाम चल ही रहा था, तो ये विवाद बहुत अच्छे तरीके से मिट चुका है। तो आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात बहुत जोरों जबरदस्त तरीके से चल रही है और वैश्विक संगठन पे हिंदू धर्म को इतने बड़े आवाज में, मुझे लगता है कई सौ वर्षों के बाद पहली बार इतने बड़े आवाज में हिंदू धर्म के संगठनों को और हिंदू धर्म को एक अलग तवज्जो देने को और हिंदू धर्म की मान्यताओं के प्रकाष्ठा रूप से प्रदर्शित करने का काम अब पहली बार किया जा रहा है। वैसे हिंदू धर्म इतना प्रचार प्रसार में और संगठित रूप से बात करने की कोशिश इससे पहले जल्द बहुत कम किया हुआ था। वैश्विक लेवल पे जब से कुछ धर्म गुरु की उत्पत्ति हुई है, तब से वैश्विक लेवल पे बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है। इससे पहले फारसी और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म बहुत ज्यादा था, इससे पहले इन्हीं धर्मों की बात की जा रही थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ में अशोक के महामंत्रों के संघ भेद के रोकने का आदेश दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। सारनाथ तथा सांची, सारनाथ कहाँ पे है पता ही है। लघु स्तंभ बेटा, बृहद स्तंभ तो 14 थे, 14 में दीर्घ 7 है और संख्या 6 पाषाण से संबंधित है। ये सभी बातें आप लोगों ने जानकारी लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ लेखों में अशोक ने महामांत्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया है। बहुत अच्छा। कौशाम्बी स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख में रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए, यदि आप लोगों से पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि कौशाम्बी स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, तो गलत मत मानिएगा। कारण ये है, अशोक के कौन से स्तंभ को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी का हो जाएगा। इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारुबाकी और उसके पुत्र तिवार का उल्लेख मिलता है। तिवार नहीं, तिवर। देखिए, तिवर का उल्लेख मिलता है। कारुबाकी उसकी पत्नी थी, उसके पुत्र तिवर का अभिलेख मिलता है। रुमनदेई अभिलेख में अशोक के कर नीति की जानकारी मिलती है। क्या कौन सी नीति है, तो यह कर नीति है। किसमें मिलती है? रुमनदेई अभिलेख में मिलता है। इसमें आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए, जब कर नीति है तो आर्थिक की बात की जाए, देखिए अर्थ का मतलब होता है धर्म, अर्थ का मतलब होता है धर्म, धर्म का मतलब होता है अर्थ, अर्थ के बाद कुछ नहीं होता है। सबसे छोटा अभिलेख भी कहा जाता है। किस लेख को कहा जाता है? छोटा अभिलेख कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने विश्व हिंदू धर्म गुरु रामा भद्राचार्य साहब जी कहते हैं कि अर्थ के बाद धर्म, धर्म के बाद अर्थ और अर्थ के बाद कुछ भी नहीं बचता। अर्थ का मतलब कुछ नहीं है, सब पाप ही पाप है, उसके बाद कुछ नहीं। चलिए, रुमनदेई अभिलेख में कौन कौन सा मिलता है? तो आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, सबसे छोटा अभिलेख भी है और कर से संबंधित यही है। अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ ही कहते हैं। मान लेते हैं भैया, छोटा छोटा स्तंभ कहा जाता है। लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। पढ़ा आपने। गुहा लेख गुफाओं का उत्कीर्णन है। देखिएगा, गुहा लेख का मतलब क्या होता है बेटा? गुफाओं का उत्कीर्णन मिलता है। यह बातें याद रखेंगे आप लोग, मुझे लगता है। देखिए, यदि आपको याद नहीं होता है तो इस क्लास को 2-4 बार जरूर देखिए। यदि उससे भी बात नहीं बन पा रही है, नहीं समय मिल पा रहा है, तो आपके ग्रुप में यह पीपीटी प्रोवाइड करा दिया जाता है और आप इसको क्या करें, इसका पीडीएफ निकलवा लें, या तो आप अपना खुद का खुद नोट्स बना लें,
यदि आप कहते हैं देखा जाएगा तो आपको भी एग्जाम में ही देखा और सुना जाएगा और वैसा कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वाल एक धार्मिक सहिष्णुता का प्रचायक भी है बेटा, देखिए धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक भी है। ज्यादा हम एलोब्रेट पे नहीं चल रहे हैं, बस आपको वही बता रहा हूं जो अपनी बुक के द्वारा मैं बता पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखिए बताना डाटा आसान है लेकिन याद करना कठिन है, तो जितना बता दिया जाए कम से कम यही याद हो जाए, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फिर तो ना पढ़ना पड़े, बताना तो आसानी है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उसे बिहार और आखेड़ा की यात्रा रोक दी गई, उसके स्थान पर धर्म यात्रा शुरू किया। देखिए कितना बढ़िया लाइन दिया हुआ है। देखिए कह रहे हैं धर्म यात्रा उसने कब शुरू किया? बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात। कौन दो से यात्राओं को रोक दिया गया था? तो विहार और आखेड़ की यात्रा को रोक दिया गया था। सॉरी बेटा, ये दोनों यात्रा को रोककर कौन से यात्रा का शुरू किया गया? धर्म यात्रा का शुरू किया गया। अशोक के शासनकाल में रंजू को आधुनिक जिलाधिकारी को राजस्व एवं न्याय दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। यह बात याद रखेंगे सर। हाँ, खासकर ऐसे सवाल तो पीसीएस उसीएस में आते हैं कि अशोक के शासनकाल में रज्जुक मतलब आधुनिक जिलाधिकारी को ही राजस्व या न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त होता था, तो उसको क्या कहते हैं? खासकर तो सवाल बन ही जाते हैं अमूमन, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, एक दो बार याद हो जाएगा, अच्छी बात है। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर, दिखाई कम दे रहा है। बिल्कुल दिखाई आपको पूरा दे रहा है। ये अक्षर छोटी है बेटा, क्या है ये? अक्षर छोटी है, दिखाई आपको पूरा दे रहा है, ठीक है ना। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं भाई, बड़ा कर दें इसको। अब और बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए सर। चलिए गुड, शाबाश, बड़ा भी छोटा भी हो गया। आगे बढ़े। देखिए बिहार के गया में बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुफा लेख उत्कीर्णन है। इन अभिलेखों में आजीवकों की ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। देखिए अब आपसे पूछेगा बराबर की पहाड़ी कहाँ है, तो सबसे पहले तो यह जानकारी होना चाहिए, यह बिहरवा में है। बिहरवा के बाद गुफा अभिलेख यहीं से आप लोगों को उत्कीर्णन मिलता है। बस इससे ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। सर आ जाए तो देखो, आ तो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अब सब चावल है घर का खा जाओगे। चावल और खाना घर का तो नहीं खा जाओगे ना, तो ये आ जाए तो वो आ जाए तो ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता है बेटा। हर चीज याद करने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो ना, रायता मचा देते हो। हयो ले लो, वो ले लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। आप लोग एकदम रायता मिला देते हो। क्या मिला देते हो? आप लोग एकदम रायता मिला देते हो बेटा, जिससे रायता तो समझते ही होंगे, रायता मिला देना। रायता किस में मिला देना? दाल में मिला देना। नहीं तो रायता मिला ही है, रायता फैलता है, वो रायता की बात नहीं कर। एक रायता तो था मिला हुआ और एक रायता और दाल मिला के मिला देते हैं, वो भी एक रायता होता है। रायता कई प्रकार से बनते हैं, तो रायता फैलाने वाली बात नहीं है, रायता मिलाने वाली बात है। तो रायता मत मिला दीजिएगा, नहीं तो फिर जो भी था वो भी चला जाएगा। यहाँ पे खासकर बच्चों की सबसे बड़ी कमी क्या है जानते हैं? वो सोचते हैं सब पढ़ लिया जाए, छोड़ा कुछ ना जाए। और जब खाने की बात आई तो बड़ा आनंद आता है, जब चबाने की बात आई तभी भी आनंद आया, जब पचाने की बात आई तब उल्टी कर दिए, और जब याद करने की बात आई तो कुछ याद नहीं आया। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक देखिए, एक होता है खाना जबाना, वो क्या कहते हैं जो भैंसियां करती हैं, पगुरी करना, और उसको पचा के बढ़िया से त्यागना, तो वो सब में बड़ा अंतर आता है बेटा। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। चलिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं और 1.5-2 साल से 4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो ऐसी बातों को बहुत सीरियस लेके चला करिए। अशोक के केवल 2 अभिलेख, शाहबाजगढ़ी, देखिए शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, यह किसमें लिखी गई है? तो यह खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, इससे एक भी डाटा छूट जाए तो आप जो कहिएगा सो। लेकिन हमारे पढ़ाई में आपको कर्म लय, कर्मबद्धता और एक डाटा इंफॉर्मेशन देने का लयबद्ध तरीका दिखाई दे रहा होगा। ये दिखाई दे रहा हो तो जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट दबाते रहिए। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, खासकर तो आपको ये बातें अच्छी तरीके से पता होगा।
दक्षशिला तथा लघमान, बेटा दक्षशिला लघमान अरामेइक है बेटा, अरामेइक लिपि में अभिलेख मिले हैं। देखा अरामेइक है बेटा, वैसे पढ़ने के लिए अरामाइक भी होता है, कोई भी पढ़ता। अरामेइक है, मेइक है, अरामेइक लिपि में मिले। अच्छा, दक्षशिला लघमान से जो अभिलेख मिले हैं वह किस में मिले हैं? तो अरामेइक में मिले हैं। लेकिन बाजगढ़ी और मानसेहरा में जो मिली हुई है वो खरोष्टी लिपि में मिली हुई है। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, कंसेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। कंदहार के पास यूनान अरामेइक लिपियों में लिखी गई द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुई थी। देखिए कितना बढ़िया लाइन है। द्विभाषीय अभिलेख कौन सा है? तो आप लोगों को पता होने, कंदहार में जो मिली थी बेटा, यूनान के पास है कंदहार, उसी कंदहार में मिली थी, उसी से यह संबंधित है। मास्की, नेतुर, गुर्जा, उदेगोलम अभिलेख अशोक के अभिलेख है। तो बस इसको याद इसलिए करिएगा बेटा, गुजरा, उदेगोलम। यदि पूछ ले उदेगोलम निम्नलिखित में से किसका अभिलेख है, तो थोड़ी सी दिक्कतों की सामना करना पड़ सकती है। एक बार मास्की को पूछ ले कि मास्की किसका अभिलेख है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। एक बार देख लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्ले बल्ले हो जाओगे। तो मास्की किसका अभिलेख है? तो अशोक से संबंधित है, बस इससे ज्यादा छोड़ दीजिए। 1837 ईस्वी में जेम्स ट्रिशेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। देखिए कितना बढ़िया लाइन, खोजते रहिए। अब ये तो लूसेंट में खोजिए या तो एनसीईआरटी समग्र संग्रह में खोज लीजिएगा। इससे ज्यादा यदि आपको मिल जाता है तो आप जो कहिएगा सो करेंगे। अशोक के स्तंभ एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए। देखिए अशोक के स्तंभ एकाश्म, बेटा देखिएगा, ये एकाश्म का मतलब होता है अर्थात एक ही पत्थर से तराशा गया, मतलब एक पत्थर पे बनाया गया है। वो ऐसी नहीं याद हो तो ऐसी याद कर ले। सांची का स्तूप, भारहूत का स्तंभ, सारनाथ के धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? तो वह अशोक ने करवाया। सांची का स्तूप देखिएगा, भारहूत का स्तंभ देखिएगा, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप किसके? देखिएगा सारनाथ और नाथ तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से घुमा है, शायद आप लोग भी घूमे ही होंगे, नहीं घूमे हैं तो जरूर नौकरी पाइए और जाइए घूमिए। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा 13वां शिलालेख है। ऊपर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताया था। इस अभिलेख में, इस 13वें अभिलेख में पता नहीं क्या मिला था, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये बातें आपको बताया गया है। संगम, राजचोल, पांडु, सतीयुत्प, केरल, पुत्र सहित ताम्रण, श्रीलंका, सूचना अशोक दूसरे, ये छोड़ दीजिएगा, लाइन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पंद्रहिट फैनथेलर ने किया था। बेटा देखिए ये सब लाइन आपको तो नहीं मिलती, लेकिन चलिए, फैनथेलर ने किया था। किसने किया था? फैनथेलर ने किया था। पांद्रेटी फैनथेलर ने किया था। क्या किया था सर? अशोक के शिलालेखों का खोज किया था। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अच्छा, जो ये कह रहा होगा कि मैं मिडवल या क्या नाम है, आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ प्राचीन इतिहास पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इतनी समग्रता से कोई पढ़ पाता। अब यहाँ समग्रता मिल रही है, हर एक एक पॉइंट को ध्यान में रखा गया है। ब्राह्मू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। देखिए देखिए कितना बढ़िया लाइन है। अब आपको क्लियर मिला कि नहीं मिला? बहुत अच्छे से। ब्राह्मू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा और स्तंभ शिलालेख है, इस बात को गौर से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। सर दिखाई नहीं दे रहा, पक्का दिखाई देगा। अशोक धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन से थे? कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय कांप गया था, या तो हृदय उसका दहल गया था, ऐसी बातों को ध्यान रखेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने तथा एक नए मत का संस्थापक बना, जो अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। बातें याद आ जाए तो बोलिए, न याद आए तो फिर से बताएं। देखिए, कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक का हृदय पूरा बदल चुका था। अशोक वैसे एक ही युद्ध किया, कलिंग के युद्ध में ही। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की तथा एक नया मत का स्थापना बनाया, जो अशोक धम्म के नाम से जाना जाता। देखिएगा, धर्म प्रचारक और स्थान,
तीर्थ यात्रक बेटा, देखिए तीर्थ यात्रक, तीर्थ बौद्ध धर्म संगीत के बाद सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक कौन कौन से? महेंद्र एवं सिंघमित्रा श्रीलंका के। ये किसके पुत्र थे आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, तब मान जाए। आप जल्दी से बताइए यह किसके पुत्र थे बेटा, ये किसके पुत्र थे? श्रीलंका के थे। महादेवी मैसूर के थे और इजम हिमालय का। रक्षित का उत्तरी किनारा हो जाएगा बेटा, धर्म रक्षित का पश्चिमी भारत हो जाएगा, महाधर्म रक्षित का महाराष्ट्र हो जाएगा, महाझांतिक कश्मीर गंधार हो जाएगा। अशोक के अभिलेख देखिए, अशोक के और भी अभिलेख है, अशोक के और भी अभिलेख है, देखते चलिए आप कितना अभिलेख लिखे हैं। अशोक के शिलालेख और उनके विषय, पहला पशु बलि की निंदा करता है, पहला जो है बेटा पशु बलि का निंदा करता है। दूसरा अभिलेख मनुष्य एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था तथा विदेशियों को धम्म प्रचार का उल्लेख देना। तीसरा अभिलेख रज्जु और युक्त की नियुक्तियां, रज्जु एवं युक्त की नियुक्तियां। तीसरा अभिलेख तो बता दिया। चौथा अभिलेख धम्बों का घोषणा है। पांचवा अभिलेख पूरा याद करना नहीं सर, एक बार दो बार देख लीजिएगा, याद आ जाएगा एग्जाम में, वैसे पूछता तो नहीं है। 10वां अभिलेख क्या है? राजा उच्च अधिकारी प्रचार के लिए। 9वां अभिलेख है, 9वां का मतलब होता है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार से संबंधित है। 9, 10वां, 14वां और इधर आ जाइएगा 15वां 16वां तक याद है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको दिख पाए ठीक ठाक। देखिए लिखा क्या है? अशोक के प्रमुख स्तंभ का, अशोक के प्रमुख स्तंभ प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रायपुर, लोरिया सरोज, लोहरिया नंदागढ़ में। चलिए आगे बढ़िए। सारनाथ लघु स्तंभ शिलालेख, अशोक स्तंभ पर राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वाक्य उत्कीर्णन है। इस स्तंभ पर चार पशु बैल बेटा, घोड़ा, बैल घोड़ा, हाथी तथा सिंह प्रदर्शित किए गए हैं। कौन से किए गए हैं? सिंह दर्शाए गए हैं या तो प्रदर्शित किए। अशोक स्तंभ के लिए देखिए अशोक से कितना ज्यादा एनालिसिस डाटा आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया। इससे पहले आप लोगों ने मौर्य वंश को पढ़ा, मौर्य वंश में ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो उस बात को हमने चर्चा। धम्म संस्कृत शब्द प्राकृतिक रूप है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, यह बात ध्यान रखिए। धर्म की नीति, धर्म की नीति अधिकांश संप्रदाय के सिद्धांतों से आचार संहिता थी। अशोक के धम्म में किस देवता की पूजा या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं था। देखिएगा अशोक के स्तंभ पर कोई भी देवता और कर्म कांड से संबंधित साक्ष्य नहीं मिले। अशोक के धम्म का उद्देश्य विशाल साम्राज्य की स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करना। धम्म की नीति सहिष्णुता में की शिक्षा देता है। महत्वपूर्ण तथ्य, कलिंग तोशाली राजधानी थी। उत्तरापथ का दक्षशिला था। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी था। दक्षिणा पंथ का सुवर्णगिरी था। और प्राच्य का कौन था? तो प्राटिल पुत्र था।
पाटलिपुत्र का नाम तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद कराया भी जाता है और याद भी होगा। मौर्य काल में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। देखिए भैया, मौर्य काल में भाग और बलि का राजस्व केंद्र ही एक होता है। अशोक ने गौतम बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। थोड़ा सा, अशोक ने गौतम बुद्ध के जन्म होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर माफ कर दिया था। धार्मिक कर लुम्बिनी में किस लिए माफ किया था? भगवान बुद्ध की वजह से। भू राजस्व का 1/6 घटाकर कर दिया गया था। अच्छा। धार्मिक कर देना पड़ता था तो वह 1/8 भाग देना पड़ता था, 1/6 देना पड़ता तो उसको 1/8 कर दिया। मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने गिरनार क्षेत्र में शुंग दर्शन झील खुदाई तथा आक्रमण। चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक के कार्यों का वर्णन शक छत्रपति रुद्रमान के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल छोटा कर रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे दे। चलिए आगे बढ़िए सर, आगे आइए। मौर्य काल में भाग और बलि राजस्व करते थे, ये तो बता दिया आप लोगों को। चलिए आगे। चलिए इसी के बाद ये समाप्त होता है। मौर्य शासक काल के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। महाजनपद, जनपद की बातें और मौर्य के साम्राज्य के और बातें कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, जय हिंद, खुश रहिए, आनंद लेते रहिए। मिलते हैं शाम को।